को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। जी जी। तो एक बार ऐसा हुआ क्योंकि मेरा जन्म इंदौर में था, तो सलीम साहब से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन, सलीम खान साहब। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब वो अपने दोनों बच्चों को लेके सिंधिया स्कूल में आ गए। तो मैंने कहा सलीम साहब क्या हो रहा है? बोले कि मैं इनको बॉम्बे की दुनिया से निकालना चाहता हूँ और सलमान का और उनके छोटे भाई का, मैं अल्ताफ का, अरबाज का, कि मैं एडमिशन यहीं करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा देख लीजिए, काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी है यहाँ पर वो सलमान साहब वहाँ पर करीब 3 साल टिके। एंड फॉर्चुनेटली इसी व्हेन ही केम टू सिंधिया टू द सीनियर सेक्शन, बिकॉज आई वाज टीचिंग ओनली इन द सीनियर सेक्शन इंग्लिश, सो उनसे मैं काफ़ी टच में रहा। काफ़ी पिटाई शिटाई भी होती थी उनके, क्योंकि ज़रा शरारती किस्म के आदमी थे, बच्चे थे, सारे बच्चे ही शरारती होते हैं। तो उस पीरियड में मेरा इंटरेक्शन उनसे बहुत अच्छा रहा और मुझे लगा कि इस बच्चे में कुछ अजीब सी एक कशिश है, एक अजीब सा टैलेंट है और ये आगे जाके बहुत कुछ करेगा। नमस्कार, मैं महेश वर्मा डेमोक्रेटिक भारत में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, और शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो उसके साथ साथ उस फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि बच्चे जीवन में बेहतर संभावनाओं की तलाश कर सके और बेहतर करियर का निर्माण कर सके। मैं इस समय मौजूद हूं अलवर में रॉयल एकेडमी स्कूल है और उनके प्रिंसिपल साहब BS धीर साहब हैं हमारे साथ, जो पिछले लगभग 40 सालों से एजुकेशन में बेहतर काम कर रहे हैं। कई उदाहरण हैं और कई कहानियां हैं इनके साथ उन बच्चों को उन्होंने ज्ञान दिया जो आज भारत में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे तमाम उन लोगों के बारे में और साथ ही बात करेंगे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का क्या होना चाहिए जिससे कि बच्चा बेहतर से बेहतर काम कर सके और भारत का निर्माण कर सके। सर, डेमोक्रेटिक भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, एजुकेशन कहा जाता है कि शुरुआत में अगर बच्चे को दी जाए अच्छी एजुकेशन तो वो न केवल अपना निर्माण करता है, अपने परिवार का, समाज का और वो देश का भी निर्माण कर सकता है। क्या कहेंगे आप? इसमें तो कोई दो शक है ही नहीं। एजुकेशन इज समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन अवे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट इज़ अ मस्ट। A true education is a must in everybody's life. There is no doubt about that. Because ultimately, if the nation is to be built, the fundamentals and the need of education has to be very strong. क्या क्या फंडामेंटल्स होने चाहिए शुरुआत में जब बच्चा स्कूल में आता है? और कहा देखा जा रहा है जिस तरह की बाजारीकरण है हमारे एजुकेशन में, प्राइवेटाइजेशन आ चुका है और बहुत 3 साल का 2.5 साल का ही बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है। तो क्या ये सही है, या अगर वो सही है तो बच्चे में क्या हम ऐसा उसको निर्माण करें कि वो अच्छा कर सके? आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया है जी। Education has now become a commodity. It is no more something which is in the pious portals of a temple. Unfortunately, you see now even the parents want that a child should be, even barely when he's 2 years old, they want that the child should be admitted, which is not only wrong but criminal, I would say. Because as per Montessori norms, no child should be admitted in a school before the age of 4. And unfortunately, you see, because of the tough cutthroat competition, this kind of thing is not happening among the schools. बिल्कुल। वो तो 1.5 साल वाले बच्चे को भी लेने को तैयार हैं। बिल्कुल, हाँ। So this to my mind is absolutely criminal, because the child doesn't know what to do at that particular period. When a child comes in the nursery, we teach only socialization. We teach him only how to sit. We teach him mannerism, how to share with others and enjoy it. We don't teach him anything formal at all.
We let him free. And for that, you see, most of the schools are running in 2-room flats. 2 रूम 3 रूम से बहुत छोटे मैक्सिमम बहुत ही छोटे से एरिया में है जहाँ पर खेलने की कोई जगह ही नहीं है, जहाँ पर नेचर का कोई अता पता ही नहीं है, जहाँ पर पेड़ ही नहीं है, जहाँ पर पक्षी ही नहीं है, प्लेग्राउंड्स नहीं है, प्लेग्राउंड्स नहीं है। बच्चे का डेवलपमेंट क्या कैसे होगा? होगा? हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, बट व्हाट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट? ऑल राउंड डेवलपमेंट इज ऑफ 3 H's, as they say. 3 H's. For Head, okay, hand, and heart. okay, Head, to develop a kind of intellect. intellect, Heart is for spirituality, humanity, humanity. yeah, Heart is for social values in the society, and hand, of course, for writing. writing. Now, these are the 3 fundamentals, and if a child develops these 3 properly, we can say that he is developed nicely and properly, and there is his all-round development. ओके, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जी। मुझे अभी बताइए कि जब आप तकरीबन 40 साल का आपको अनुभव है, लगभग 40 साल का, ज़्यादा ही होगा, तो आपने अपने जीवन में कहाँ कहाँ आपने काम किया, और आपके बारे में कहा जाता है कि आपने उन नामचीन लोगों को पढ़ाया जो आज बेहतर मुकाम हासिल कर रहे हैं। और मेरी आपसे एक गुजारिश है, हम हिंदी में बात करें, जैसे क्योंकि दुनिया, आप इंग्लिश हिंदी में बात कर सकते हैं, थोड़ा हिंदी में, थोड़ा इंग्लिश में, तो क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में जिनको? सबसे पहले तो मैं फॉर्चुनेट था कि मैं एक, माय फादर वाज अ डॉक्टर, और वो एक मुझे अच्छी एजुकेशन देने के लिए बहुत उत्सुक थे। मेरा जन्म इंदौर में हुआ था, और उन्होंने एक बहुत ही फेमस रेजिडेंशियल स्कूल है, डेली कॉलेज इंदौर, उसमें मुझे भर्ती करवाया जब मैं शायद 6 या 7 साल का था, और मैंने अपनी एजुकेशन वहाँ से ली। सो द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन मैंने वहीं से सीखे। उसके बाद मैं DCM में मेरी नौकरी हुई, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मुझे लगा कि मैं बिल्कुल घुट रहा हूँ, और मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, मैंने उसको छोड़ दिया। ट्रेनिंग पीरियड में ही मैंने उसको छोड़ दिया, और मैंने सिंधिया स्कूल ज्वाइन किया ऑन 5 नवंबर 1973, और मैंने वहाँ पर 23 साल काम किया। मैं सोचता हूँ कि द मोस्ट पार्ट ऑफ माई करियर आई हैव स्पेंट देयर ओनली, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट। I was very fortunate to be groomed by Madhavrao Ji Scindia, because both of us has one thing common, that was cricket. Both were very very passionate about cricket के बारे में हम लोग कर जान छिड़कते थे। सिंधिया स्कूल में मेरे बहुत तजुर्बे हुए। सबसे पहली मुलाकात तो मेरी जलाल आगा से हुई, जलाल आगा, जो कि, जी हाँ, बेहतरीन एक्टर थे और बेहतरीन ह्यूमन बीइंग थे, जो कि उस समय पास आउट करके जा चुके थे। बट स्कूल में बहुत आते थे, बहुत पढ़ाते भी थे बच्चों को। स्कूल में उनको ड्रामेटिक्स की प्रैक्टिस भी करवाते थे, उनको ड्रामेटिक्स के टिप्स बताया करते थे। सो उनसे मेरी मुलाकात हुई, और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जहाँ तक ड्रामेटिक्स का है, तो मैं कहूँगा कि मैंने अपना शौक़ वहीं से डेवलप किया। जलाल आगा साहब के बारे में मैं कहना चाहूँगा, जलाल आगा साहब वो जो शोले फिल्म के अंदर जो गीत है, कौन सा वो गीत था, महबूबा महबूबा, उसके जो जिन्होंने जो गीत को पेश किया था वो जलाल आगा हैं। और साथ ही जलाल आगा वो इंसान रहे जिन्होंने अमिताभ बच्चन साहब से कहा था कि आपकी आवाज़ बेहतरीन है, आप रेडियो में, और साथ ही आपकी आवाज़ दुनिया में एक नाम मुकाम हासिल करेगी। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया सर। सिंधिया स्कूल में फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मिलियनर्स ही आते थे। जी जी जी। तो एक बार ऐसा हुआ, क्योंकि मेरा जन्म इंदौर में था, तो सलीम साहब से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन, सलीम खान साहब, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब वो अपने दोनों बच्चों को लेके सिंधिया स्कूल में आ गए। तो मैंने कहा, सलीम साहब क्या हो रहा है? बोले कि मैं इनको बॉम्बे की दुनिया से निकालना चाहता हूँ, और सलमान का
और उनके छोटे भाई का मैं अल्ताफ का अरबाज का कि मैं एडमिशन यहीं करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा देख लीजिए, काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी है यहाँ पर वो सलमान साहब वहाँ पर करीब 3 साल टिके। And fortunately, you see, when he came to to the senior section, because I was teaching only in the senior section English, so उनसे मैं काफ़ी टच में रहा, काफ़ी पिटाई शिटाई भी होती थी उनके, क्योंकि ज़रा शरारती किस्म के आदमी थे, बच्चे थे, सारे बच्चे ही शरारती होते हैं। तो उस पीरियड में मेरा इंटरेक्शन उनसे बहुत अच्छा रहा और मुझे लगा कि इस बच्चे में कुछ अजीब सी एक कशिश है, एक अजीब सा टैलेंट है और ये आगे जाके बहुत कुछ करेगा। अनफॉर्चुनेटली वो सिंधिया स्कूल में सिर्फ 3 ही साल रहे और उन्होंने छोड़ दिया स्कूल। बट अभी भी मैं और कुछ मेरे कोलीग्स उनके टच में रहते हैं। जब बॉम्बे जाते हैं जी, तो काफ़ी वो हमारी आवभगत करते हैं। बिल्कुल होती है। बड़ी खुशी होती है कि अभी भी पहचान लेते हैं, क्योंकि आजकल तो वो उनका सितारा बिल्कुल बुलंदी पे है, सुपरस्टार में है, बट ही इज़ एब्सोल्युटली डाउन टू अर्थ। और ये सारी शख्सियत, ये सारी क्वालिटीज़ उन्होंने अपने पिता से सीखी, सलीम खान साहब से सीखी और अपने गुरुओं से सीखी। अभी तक सलमान साहब बोलते हैं कि मैं साहब बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल साहब हो गए, सलमान बोलते हैं। आपके हमारे लिए तो बच्चे ही रहे, बिल्कुल स्टूडेंट रहे हैं कि सर वो सिंधिया स्कूल के जो पतले गद्दे और 40 डिग्री में एक पंखा हिलता हुआ जो चलता था हल्का सा, वो दिन याद आते हैं। आजकल तो माहौल ही बदल गया है, एसी हो गए हैं चारों तरफ और आदमियों का निकलने का मन नहीं करता है। सो दिस व्हाट आई वांट टू से इज ऑल राउंड डेवलपमेंट। व्हाई? बिकॉज यू नो, इवन आफ्टर बिकमिंग सॉर्ट ऑफ अ कल्ट इन हिज ओन लाइन, उन्होंने अपने गुरुओं को नहीं भूला, उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं भूला, उन्होंने वो जो शिक्षा दी थी उसको अभी तक बोलते हैं, बरकरार रखा है। सो दिस इज टू माई माइंड ऑल राउंड डेवलपमेंट, एंड दिस इज इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो क्या द डेवलपमेंट ऑफ द हेड एंड हार्ट एंड हैंड, ऑफ कोर्स, तीनों चीज है। तो इसको मैं ऑलराउंड डेवलपमेंट बोलता हूँ। बिल्कुल। और भी बहुत बच्चे आए, आप ताज्जुब करेंगे कि एक बार मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसे ही घूमने गया था अमेरिका में, और मैं टॉयलेट में था, तो द नेक्स्ट पर्सन हु वाज यूजिंग द टॉयलेट, he looked at me and was surprised, बिल्कुल भुचक्का सा रह गया वो कि क्या बात है। तो मुझे भी कुछ लगा कि भाई इस बच्चे को तो जाना पहचाना है, शायद पढ़ाया है, या मैंने कहा लग रहा पढ़ाया है। तो मैंने कहा श्रीवास्तव, तो उसने अपना प्रोसेस 20 में ही ख़त्म किया, आया मेरे पाँव पड़े कि बोले सर आप इधर क्या कर रहे हैं। मैंने कहा तू बता, तू इधर क्या कर रहा है। श्रीवास्तव इज अ वेरी लीडिंग डॉक्टर इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो अब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे तो दुनिया के हर एक कॉर्नर में हैं, कहीं पर भी चले जाएं, बिल्कुल होंगे, उनकी मदद हमें हर समय मिलती रहती है। जी, तो क्या आपको लगता है कि जिन बच्चों को आपने पढ़ाया वो एक बेहतर मुकाम हासिल कर रहे हैं? और आपने कहा कि वो जो आदर सत्कार गुरु की, टीचर की, जो जिस तरह से आपको सत्कार करते हैं, आज क्या लग रहा है कि आज के इस दौर में, कि बहुत हाईटेक दौर हो चुका है, आपने कहा कि पंखे में 40 डिग्री का टेम्परेचर था, अब एसी हो गया है, बच्चे भी उस तरह से सोफिस्टिकेटेड, यानी कि बहुत ही मतलब कि मौसम की गर्मी को और ज़माने की इस जो तंज हवाएं हैं उनको सहन करने का उनमें वो मादा नहीं रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अब बच्चों में है, कुछ बचा है या हो सकता है? नहीं, बचा तो है जी, पर ज़्यादातर तो काउच पोटैटोज हो गए हैं। वो घर के कंफर्ट से, या उनके माँ बाप को की गलती मैं ज़्यादा मानता हूँ, बिकॉज ये सारा गाइडेंस तो
माँ बाप के थ्रू ही होता है। बिल्कुल होता है। अगर माँ बाप ने कहा कि अच्छा बच्चा चलो टीवी पे लगा हुआ है, टाइम पास हो रहा है उसका, और हम भी थोड़े से फ्री हो जाते हैं, या मोबाइल दे दिया, या मोबाइल दे दिया, उसमें लग गए, इससे बड़ा तो कोई गलती और कुछ हो ही नहीं सकती है। एंड दिस टू माई माइंड इज टू बी अवॉइडेड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस बाय द पेरेंट्स। बच्चे को बाहर खेलने देने, देखिए मुझे अपने एक डेली कॉलेज की एक जो ट्रेडिशन थी वो याद आती है कि हमारे जो प्रिंसिपल थे वो मिस्टर यूसी थे। ही वॉज अ कश्मीरी जेंटलमैन एंड ही हैड अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एजुकेशन। वो एक पीरियड रखा हुआ था पूरे स्कूल के लिए, हर एक क्लास के लिए, टू क्लाइंब द ट्री। और ट्री के चारों तरफ उन्होंने काफ़ी रेत वे डाली हुई थी ताकि कोई सिवियर एक्सीडेंट नहीं हो। पेड़ पे चढ़ना सिखाया जाता था, बिल्कुल। और वहां से कुदाया जाता था, तो नेचर से टच होना है। नेचर से टच, बिल्कुल, विच वी आर अनफॉर्चुनेटली लूजिंग, क्यों हमारे पास ग्राउंड ही नहीं बचे, हमारे पास खेलने की जगह ही नहीं बची। बिल्कुल है। हम सारी चीजें गूगल से चाहते हैं, विच गूगल कैनॉट गिव अस बिकॉज दैट पर्सनल टच जो कि एक टीचर दे सकता है, आपको गूगल नहीं दे सकता। गूगल आपको जवाब दे देगा, इसके सिवाय आपको कुछ नहीं देगा। बिल्कुल है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चा यहाँ से स्कूल जाता है, ट्यूशन पे जाता है, ट्यूशन से पूरा दिन वो इसी विशियस सर्कल में घूमता रहता है। खेलने का, कूदने का, सेल्फ प्रैक्टिस का उसके पास टाइम ही नहीं है। रिजल्ट ये होता है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आजकल के बच्चे इंटेलिजेंट नहीं, नो, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। बिल्कुल है। दे आर स्कोरिंग एक ऐसे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं कि जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बट वही चीज़ है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रा बहुत कम हो गई है। मैं यही कहूँगा आपसे कि सर, जो माँ बाप का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, रिश्तेदारों का प्रेशर है, बच्चा IIT करे, IIM जाए, ये अच्छी परसेंटेज लेके आए, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हम कंपटीशन थोप रहे हैं बच्चे पर। कंपटीशन तो सौंप रहे हैं, अपने पेरेंट्स अपने सपने वहाँ जो हैं वहाँ थोप रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं, देखिए मेरे फादर भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं जी। अब साहब वो कैलिबर ही नहीं था, वो नहीं बन पाए। वो केमिकल हमारे अंदर है नहीं, वो नहीं था मेरे अंदर, नहीं था। मेरे इंटरेस्ट ही दूसरे थे। डेफिनेटली हर आदमी का अलग अलग है। बट आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं बच्चे को जी, कि एक उसकी ग्रोथ जो है स्टंटेड सी रह जाती है, वहीं रुक जाती है। और वो भी इतना इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है कि मुझे ये करना ही है। अरे देयर आर सो मेनी एवेन्यूज, इतने हमारे पास रास्ते हैं, एजुकेशन इतने रास्ते खोलता है जी। हम अनट्रेडिशनल जगहों पे जाने से बिल्कुल घबराते हैं। बिल्कुल। सो इससे काइंड ऑफ एडवेंचरिज्म जो है हमें बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है आजकल। हम एक बहुत ही सिक्योर सी लाइफ चाहते हैं कि भैया 25 साल से निकले, सीधे एक एयर कंडीशनड ऑफिस में गए, मोटी सी कार हमारे पास हो, अच्छी नौकरी हो, एंड दैट्स ऑल। इफ दिस इज द ड्रीम, जो झूठा स्टेटस है, ये झूठा स्टेटस है। बिल्कुल। सो दिस इज नॉट एजुकेशन टू माई माइंड। ओके, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कई बार देखा जाता है कि ओवरऑल एक बच्चा जो पूरे अपने जो स्कूल और कॉलेज के अंदर नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा उसको फर्स्ट क्लास या जीनियस नहीं है, लेकिन जब वो अपने करियर में आता है, मैंने देखा है ऐसे कई उदाहरण, वो बेहतरीन कर रहा है, बेहतरीन जीनियस बन जाता है। इसका मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप शुरुआत में टॉपर हो। बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। हाँ। बिल्कुल नहीं। और जो आदमी में अगर वो संस्कार और अच्छी एजुकेशन उसको मिली है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा कभी ना कहीं। वो अपने निकलेगा और अपने को मुकाम पे पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। हो सकता है कि उसके कुछ सपने अधूरे रह जाएं, बट एक जो उसको खुशी मिलेगी, एक जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वो कोई नहीं रोक सकता सर जी। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है। तो नहीं, मैं आपसे चाहूंगा इसके लिए मैं शुरू से एक ऐसा रहा है कि वो मुझसे इंग्लिश निकल जाती है। मैं भी चाहूंगा कि मैं बहुत अच्छा इंग्लिश का कम्युनिकेटर बनूं, मैं कुछ चाहता हूं, हर दिन सोचता हूं, लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि बेहतरीन कम्युनिकेटर हिंदी, इंग्लिश या किसी भी भाषा में
हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या क्या चीज़ आप बच्चों में देखते हैं स्किल कि बच्चा अच्छा कम्युनिकेटर, अच्छा लिखने वाला बने, अच्छा अभिव्यक्ति पेश करे और अच्छा ऑब्जर्वर बने, जिससे कि ओवरऑल उसका डेवलप हो? बहुत ही आपने एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन मुझसे पूछा है, जो कि एक तरह से डिफ़िकल्ट भी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शुरू से ही बच्चे की भाषा में ठहराव होना चाहिए। बच्चे अगर बहुत ज़्यादा, कई मैंने बच्चों को देखा है कि 10 साल की उम्र में भी वो तुतलाते हैं और पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं उस लैंग्वेज के। अभी तक मेरा बच्चा ही है। ये बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। जी जी जी। बच्चे की भाषा में ठहराव रहे, वर्ड्स के बीच में गैप रहे, उसको अपनी आवाज़ थ्रो करने का उसको ट्रेनिंग मिले, जो कि एक टीचर ही दे सकता है। एक टीचर जो है, हर एक टीचर से इंटरव्यू में मैं यही बोलता हूँ, जब आते हैं मेरे पास, मैंने कहा ज़रा ज़ोर से बोलिए, आपको कम से कम नहीं तो 20 और 22 बच्चे तो मिनिमम पढ़ाने ही होंगे। अगर 50 नहीं भी हुए तो 20 और 22 तो पढ़ा। थ्रो योर वॉइस प्लीज। बिल्कुल। कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ने की भी आदत डालें। रीड आउट करें उसको, हम रीड आउट करें, स्पीक आउट, रीड आउट करें, हम उसको रीड आउट करें। बिल्कुल। और रीड आउट के साथ हम लिखना भी सीखें, और लिखते समय सेंटेंसेस में वर्ड्स के बीच में हम गैप देना सीखें। अगर वहाँ हमने गैप देना सीख लिया तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ जी सर कि आप बोलते समय भी आपकी वाणी में क्लैरिटी होगी और आपकी डिक्शन बिल्कुल क्लियर होगी। बहुत क्लियर होंगे। आपको मैंने देखते सार ही बोल दिया था कि मैंने कहा कि आप जो है ड्रामेटिक्स में लगता है कि बहुत इंटरेस्टेड है, और आपने कुछ काम बहुत किया होगा ड्रामेटिक्स। दैट वाज माय गेस वर्क, बट आपने बताया कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ को देखते हुए मैं समझ गया था। जी सर। सो रीडिंग, गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द, एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना क्लास में रीड आउट करने की, उसकी गलतियों को निकालना, ये टीचर का काम है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लास में तो भाई 50-60 बच्चे भरे पड़े हैं, उनको रीड आउट करने का काम मौका मिलेगा। वो तो टीचर आता है, बोल के चले जाता है। हमने बच्चों के बारे में बात करी, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो टीचर हैं उनकी भी बीच बीच में ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बार वो नौकरी पे आ गए और लगता है कि वो भी शायद जो मेहनत करना चाहिए वो मेहनत उनकी रुक जाती है। क्या कहेंगे आप? मैं टीचर से यही बोलता हूँ अक्सर। मैंने कहा आपने बीएड किया हुआ है? यस, बीएड किया हुआ है सर। तो मैंने कहा बीएड में आपने चार्ट्स वगैरह बनाए होंगे, आप जो है रोज क्लास में डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह देते हैं। जी। तो क्या जब आप टीचर बन जाएंगे ये चीज़ें आप करेंगे? बीएड में आपको ये सिखाया जाता है कि कैसे अपनी वॉइस को थ्रो करें, कैसे रीड आउट करें, कैसे बच्चों तक पहुँचे। एक बार स्कूल में आ जाने के बाद आप ये करेंगे। द टीचर इज द बेस्ट मोल्डर एंड एजुकेटर, नो डाउट अबाउट इट। उसको हर एक बच्चे के बारे में मालूम होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में, उसकी वीकनेसेस के बारे में मालूम होना चाहिए, और वो ही उसको सुधार सकता है। टीचर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, टीचर ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार घुस जाने के बाद उन्हें लगता है कि हमारा तो काम हो गया। जैसे कहा जाता है कि लर्निंग का कोई एंड ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, हर दिन सीखता है, हर दिन आदमी सीखता है। बिल्कुल। तो जब तक आपने सीखना छोड़ दिया और सिर्फ सिखाने में ही कंसंट्रेट करने लगे, उस दिन आप खत्म हो गए। आपको सीखना पड़ेगा, आपको ज़माने के साथ चलना पड़ेगा। आपको हर दिन नई टेक्निक आ रही है, आपको वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सो टीचर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जैसे कि आपने कहा, बहुत ज़रूरी है। फॉर्चुनेटली हम लोग ये चीज़ हफ्ते में 15 दिन में एक बार ज़रूर टीचरों के साथ बैठ के पूरा दिन निकालते हैं। संडे को कई बार बुला लेते हैं उनको और उनका ओरिएंटेशन करते हैं, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस उनकी रीडिंग पे दिया जाता है कि बच्चा जो आप पढ़ रहे हैं या जो आप बोल रहे हैं, बच्चे को समझ भी आ रहा है कि नहीं। यानी कि रॉयल एकेडमी के अंदर सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं
कि सब वो एक एक चीज। रॉयल एकेडमी को मैं बहुत प्रेफर करता हूँ। बहुत बड़ा स्कूल नहीं है, कम बच्चे हैं, कोई बात नहीं, नंबर बढ़ेगा थोड़ा सा, पर 20 से ज़्यादा बच्चे मैं क्लास में नहीं चाहता हूँ। अच्छा। हमारे यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने को। हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि हर एक बच्चे को चांस मिलता है कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने को। तीसरी चीज़, इतने बड़े प्ले ग्राउंड्स हैं, उनको खेलने का मौका मिलता है और हम खेलने देते हैं। एक बार चलें, जी दिखाते जी हैं। हम चाहेंगे कि एक बार स्कूल का प्ले ग्राउंड और दिखा दें। मैं प्रिंसिपल साहब से के साथ चलना चाहूँगा। देखिए, ये रॉयल एकेडमी का ये पूरा आप ये ग्राउंड देख रहे हैं, स्विमिंग पूल है। अभी स्कूल की छुट्टी है, 6 अप्रैल से स्कूल खुलेगा और यहाँ पर बच्चों को स्विमिंग पूल, यहाँ बच्चे नहाते हैं, तैरना सीखते हैं। पूरा एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है। आपने कहा कि नेचर के साथ में हम यहाँ पर बच्चा खेलता कूदता है, पूरा ये है। जी, आइए सर, आइए प्लीज। हाँ। तो क्या कहेंगे कि बच्चा कई बार वो बाहर खेलना कूदना उसने कम कर दिया है? काफ़ी कम कर दिया है जी। और बाहर निकलना ही नहीं चाहता है जी। अगर 5 मिनट खेल लेता है तो पेट पकड़ लेता है। जी जी। क्योंकि स्टेमिना नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है। जी जी। पर वो स्टेमिना कैसे डेवलप होगा अगर आप उसको खेलने ही नहीं देंगे या उसके खेलने के लिए वो इंतजाम ही नहीं है। जी जी। अगर प्ले ग्राउंड ही नहीं है तो क्या खेलेगा बच्चा? बिल्कुल। हर समय कैरम और इंडोर से गेम से तो उसके स्टेमिना डेवलप नहीं होगा। बिल्कुल। अब ये आप देख सकते हैं कि सारा इतने बड़े ग्राउंड्स हैं जी। बैडमिंटन फील्ड्स हैं हमारे यहाँ जी। बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, वॉलीबॉल कोर्ट्स हैं जी। ये छोटे बच्चों के लिए ये इधर ये है। स्पेशल कोचेस हमने रखे हुए हैं जो कि बच्चों को फुटबॉल सिखाते हैं। जी जी। इसी में बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं। बहुत बढ़िया। सो अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी दी जाती है। स्कूल बिल्डिंग ये है। ये स्कूल मेन स्कूल बिल्डिंग ये है। जी जी जी। और इसके भी सामने इतना बड़ा लश ग्रीन लॉन रखा हुआ है। बिल्कुल। ताकि बच्चे अपने लंच टाइम में यहाँ बाहर बैठ के यहाँ पर खाते हैं, उसका कुछ आनंद ही अलग है। क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ आजू बाजू में हैं, चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं। सो दे आर विद द नेचर ऑल द टाइम एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन मॉडर्न एजुकेशन। बिल्कुल। तो वाकई प्रिंसिपल धीर साहब से बात करके मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। और रॉयल एकेडमी जो स्कूल है अलवर का, वो बेहतर काम कर रहा है। जो बच्चों को के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप होना चाहिए एजुकेशन को लेकर, उसके ऊपर ओवरऑल ये सर और सर की जो पूरी टीम है काम कर रहा है, काम कर रही है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम चाहेंगे कि बीच बीच में मैं आपसे कई बातों को आपसे सीखता भी रहूं, समझता भी रहूं। मैंने जो इंटरव्यू किया है इससे मैं आप बहुत कुछ सीखा भी हूं आपसे मैं। तो जी, आपने क्वेश्चंस ही ऐसे पूछे हैं जी सर कि कुछ समय के लिए तो मैं घबरा गया था, मैं क्या इसका जवाब दूं। नहीं सर, आपकी पर्सनैलिटी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। तो साथियों, डेमोक्रेटिक भारत पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं, लाइक करें और अपने कमेंट से लिखें, क्योंकि ये जो वीडियो है ओवरऑल आपके बच्चों के एजुकेशन पर है। एजुकेशन अगर अच्छी होगी तो आप खुद का, समाज का और साथ ही भारत का यानी कि देश का बेहतर निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि आप जब अच्छा काम करेंगे तो आपका नाम भी एक मुकाम हासिल करेगा। तो मुझे रॉयल एकेडमी से दीजिए इजाज़त। सर का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो पे और एक नई शख्सियत से बात करेंगे। शुक्रिया।